Hello and welcome to all of you on my YouTube channel BioBridge. We are going to discuss about the renal system. In previous video, we have already discussed about the whole anatomy of renal system, and through this video, we will discuss about the physiology. The physiology means the function of renal system. So देखते हैं कि कुछ फंक्शंस जो होता है किडनी का, कुछ फंक्शंस देखते हैं किडनी का कि क्या क्या मेजर फंक्शंस होता है जो किडनी परफॉर्म करता है। तो मेनली इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी का मतलब ही होता है हमारा फंक्शन, द स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ द सिस्टम। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं द फंक्शन ऑफ रेनल सिस्टम। Function of renal system. There are major functions of renal system. जो मोटा मोटी बोला जाए कि जो मेन फंक्शंस होता है किडनी का, वो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मेन जो फंक्शंस होता है, फर्स्ट में क्या होता है, एक्सक्रीटरी फंक्शंस। एक्सक्रीटरी फंक्शंस। नेक्स्ट जो हमारा होता है, जो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट को रेगुलेट करता है, सम रेगुलेटरी फंक्शंस, सम रेगुलेटरी फंक्शंस। थर्ड में क्या होता है हमारा, जो हमारा रीनल सिस्टम है, किडनी है, वो हमारा इंडोक्राइन फंक्शंस की तरह भी काम करता है। उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, सम इंडोक्राइन फंक्शंस। सम इंडोक्राइन फंक्शन। नेक्स्ट हमारा आता है कुछ मेटाबॉलिक प्रोसेस करता है, मेटाबॉलिक प्रोसेस करता है हमारा किडनी, तो मेटाबॉलिक फंक्शंस भी हो जाएगा। मेटाबॉलिक फंक्शंस, हम लोग को पता है कि हमारे बॉडी में विटामिन डी का सिंथेसिस होता है, जो सनलाइट लेते हैं हम लोग, उससे विटामिन डी का सिंथेसिस होता है। लेकिन ये एक मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है जिसके बारे में हमें नहीं पता होता है कि कैसे विटामिन डी बनता है। तो इस मेटाबॉलिक प्रोसेस, मेटाबॉलिक फंक्शन जो हमारा रीनल सिस्टम का है, उसमें समझेंगे कि हम लोग को विटामिन डी का प्रोसेस होता क्या है एक्चुअली में, कैसे हमारा विटामिन डी सिंथेसाइज होता है, और विटामिन डी का मेजर वाइटल रोल क्या होता है हमारे बॉडी में, समझेंगे। बहुत ही ये मेजर फंक्शंस जिसका किडनी का है, जिसमें हम विटामिन डी का बात कर रहे हैं, बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है इस वीडियो का। नेक्स्ट, सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक्सक्रीटरी फंक्शंस। मेनली क्या होता है, एक्सक्रीटरी फंक्शंस को हम लोग सबसे पहले देखते हैं। एक्सक्रीटरी फंक्शंस मतलब हमारे बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट निकल रहा है, जो हमारे बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट निकल रहा है। मेनली देखो क्या होता है कि हम बहुत सारे फूड्स को खाते हैं, या वो फिर टॉक्सिक भी हो सकता है और हमारे बॉडी के लिए वो बेनिफिशियल भी हो सकता है। लेकिन क्या होता है कि हर सिचुएशंस में एक जैसा नहीं होता है। मान लो हम कुछ प्रोटीन्स लिए, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स लिए, वो क्या होता है, प्रोटीन से हमारा ब्रेकडाउन होकर यूरिया में कन्वर्ट होता है, जो यूरिया हमारे लिए बहुत ही टॉक्सिक प्रोडक्ट होता है। ठीक, तो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट हम लोग बात करेंगे जो वेरी टॉक्सिक होता है हमारे बॉडी के लिए। तो फर्स्ट में आता है हमारा, इसको हम लोग एक अलग ही हेडिंग बना लेते हैं, एक्सक्रीटरी फंक्शन। एक्सक्रीटरी फंक्शंस। एक्सक्रीटरी फंक्शंस मतलब वेस्ट प्रोडक्ट को रिलीज कर रहा है। तो मेनली मोटा मोटी देखा जाए कि कौन कौन सा ऐसा टॉक्सिक प्रोडक्ट्स होता है जो हमारा किडनी वेस्ट बनाकर हमारे बॉडी से बाहर करता है। ठीक, तो मेनली हमारा क्या होता है, किडनी जो होता है, एक हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट बनाता है, जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट, जो क्या होता है हमारा मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट आउट करता है। मेटाबॉलिक अब हम लोग बात करते हैं, वाटर भी हमारा जो किडनी है एक्सक्रीट आउट करता है, बट वाटर इज नॉट अ वेस्ट प्रोडक्ट। जब वाटर का कंडीशनली हम लोग का अगर बॉडी में रीअब्जॉर्प्शन देखा जाए तो वो हमारे बॉडी के कॉन्सेंट्रेशन के अकॉर्डिंग होता है। अगर बॉडी में वाटर का कंसंट्रेशन लो है
तब हमारा एब्जॉर्प्शन होता है और बॉडी में कंसंट्रेशन ऑलरेडी ज़्यादा है, तो एज ए वेस्ट प्रोडक्ट वो बाहर निकलता है, तो वो हमारे लिए टॉक्सिसिटी कॉज नहीं करता है। वाटर हमारे बॉडी में रहेगा तो टॉक्सिसिटी नहीं कॉज करेगा, बट जो एक्सक्रीटरी फंक्शंस में देखते हैं वैसा सब्सटेंस जो टॉक्सिक हमारे बॉडी के लिए टॉक्सिसिटी कॉज करे, उस चीज़ को हमारा किडनी रेगुलेट करके बाहर निकालता है। ठीक, हमारे बाहर निकालता है। जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, बहुत सारा मेटाबॉलिज्म होने के बाद वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, इसको हमारा एक्सक्रीटरी फंक्शंस के थ्रू हमारा रीनल सिस्टम बॉडी से बाहर निकालता है। तो मेन जो एक्सक्रीटरी फंक्शंस में जो मेटाबॉलिक वेस्ट बनता है, उसमें सबसे पहले वेस्ट प्रोडक्ट आपका बनता है हमारा यूरिया, फिर बनता है हमारा क्रिएटिनिन, फिर हमारा बनता है यूरिक एसिड, फिर हमारा वेस्ट प्रोडक्ट। ये मेजर 3 कंपोनेंट्स होते हैं हमारे किडनी द्वारा निकाला जाता है, क्योंकि ये अगर हमारे बॉडी में रहेगा तो टॉक्सिसिटी कॉज करेगा। जैसे कि एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं नाली का, अगर प्लास्टिक नहीं निकाला जाए तो क्या होता है, नाली जाम हो जाता है और पूरा नाली ड्रेनेज सिस्टम खराब हो जाता है। तो हमारा ब्लड में से टॉक्सिक चीज़ों को निकलना बहुत ही जरूरी पड़ जाता है। तो मेनली क्या होता है कि यूरिया बनता है, क्रेटिनिन बनता है और हमारा यूरिक एसिड बनता है। जब किसी के ऑर्गन्स में, जब किडनी डैमेज हो जाता है, ठीक, तो हमारे बॉडी में देखा जाता है कि मेनली ये सारे चीज़ का लेवल बढ़ जाता है। ब्लड यूरिया लेवल बढ़ जाएगा, क्रेटिनिन लेवल बढ़ जाएगा, यूरिक एसिड लेवल बढ़ जाएगा। तो इसके बढ़ने से बहुत सारा फंक्शंस अल्टरेट होता है। यूरिक एसिड बढ़ने से हमारा जॉइंट्स पेन होने लगता है, यूरिया बढ़ जाएगा तो बहुत सारा ऐसा मेटाबॉलिक अल्टरेशन देखने को मिलता है। तो मेनली देखेंगे कि यूरिया होता क्या है। यूरिया क्या होता है? यूरिया जो होता है हमारा एक नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट प्रोडक्ट होता है। ये क्या होता है? नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट प्रोडक्ट होता है। ये हमारा यूरिया क्या होता है? एक ये वेस्ट प्रोडक्ट जिसमें नाइट्रोजन कंटेंट करता है, इसमें नाइट्रोजन होता है और ये हमारा क्या होता है? वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जो क्या कहता है मेनली लीवर द्वारा फॉर्म किया जाता है, फॉर्म्ड बाय लीवर द्वारा इसको फॉर्म किया जाता है बाय द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन एंड अमाइनो एसिड, बाय द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन एंड अमाइनो एसिड। फिर हम लोग देखेंगे कि देखो लीवर क्या करता है। जो लीवर होता है हमारा, लीवर क्या करता है? लीवर हमारा मेटाबॉलिक सेंटर होता है, यहाँ पर मेटाबॉलिज्म होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो अमोनिया होता है NH3, इसको हम लोग मेटाबोलाइज करके हमारा लीवर क्या करता है? यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। क्योंकि जो NH3 बहुत ही क्या होता है, इसको डायरेक्टली किडनी द्वारा रिमूव नहीं किया जाता है, इसीलिए लीवर क्या करता है? यूरिया में कन्वर्ट करता है। और ये यूरिया क्या करता है? हमारा ब्लड में फिल्टर आउट होता है। ब्लड में क्या होता है? ब्लड में एंटर करता है, ब्लड में यूरिया एंटर करता है और फिर ये हमारा किडनी के थ्रू फिल्टर आउट हो जाता है। ठीक, किडनी के थ्रू फिल्टर आउट होता है। तो कुछ ऐसा मैकेनिज्म होता है यूरिया का जिसके थ्रू क्या होता है कि ये फिल्टर आउट होता है। तो शॉर्ट में उस मैकेनिज्म को देख लेते हैं कि क्या होता है हमारा यूरिया का मैकेनिज्म। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं यूरिया का मैकेनिज्म मेनली क्या होता है। जब प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है, तो अमाइनो एसिड बनता है और अमाइनो एसिड का मेटाबॉलिज्म से, जब अमाइनो एसिड का मेटाबॉलिज्म होता है तो अमोनिया का फॉर्मेशन होता है NH3, अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। अब क्या होता है कि ये मेटाबोलाइज हुआ,
मेटाबोलाइज्ड होने के बाद क्या बना, अमोनिया बना। अमोनिया क्या होता है कि फर्दर क्या होता है कि अमोनिया होता है जो बहुत ही टॉक्सिक होता है हमारे बॉडी के लिए, हमारे ब्रेन के लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है। इसीलिए हमारा लीवर क्या करता है, ये हमारा लीवर क्या करेगा, इसको यूरिया में कन्वर्ट कर देगा, इसको यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पर एक साइकिल चलता है, यूरिया साइकिल। यूरिया साइकिल के थ्रू हमारा बायोकेमिस्ट्री का एक पोर्शन होता है यूरिया साइकिल। अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है यूरिया साइकिल के थ्रू। अब ये यूरिया क्या होता है कि हमारे ब्लड स्ट्रीम में आता है। ये यूरिया कहाँ आएगा, हमारा ब्लड स्ट्रीम में, और ब्लड स्ट्रीम में आने के बाद हमारा फाइनली हमारा पहुंचता है किडनी के पास। किडनी के पास और फिर क्या होता है, नेफ्रॉन के थ्रू फिल्टर आउट हो जाता है। ये प्रोसेस होता है यूरिया का बनने का, उसका मेटाबॉलिज्म होने का और फिल्टर आउट होने का। ये कुछ पाथवे होता है जिसके थ्रू हमारा यूरिया क्या होता है, एक्सक्रीट आउट होता है। और जो नॉर्मल लेवल होता है यूरिया का नॉर्मल लेवल होता है 15 से 40 mg पर DL होता है। पर DL होता है नॉर्मल ब्लड यूरिया लेवल। अब क्या होता है कि अगर हमारे बॉडी में यूरिया लेवल बढ़ा हुआ है, अगर हमारे बॉडी में यूरिया लेवल बढ़ा हुआ है तो क्या ये इंडिकेट करता है, कुछ किडनी में डिजीज हो गया, किडनी डिजीज को इंडिकेट करता है, ठीक। लेकिन इस यूरिया को बढ़ने को हम लोग गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं मान सकते कि वाकई में किडनी में कुछ प्रॉब्लम हुआ है। मेनली क्या होता है, यूरिया को, जैसे हम किसी का किडनी डैमेज हुआ है कि नहीं हुआ है कोई पता नहीं है, लेकिन ब्लड यूरिया लेवल चेक किए और इस रेंज से ऊपर मिला, ज़्यादा मिला, अबव दिस रेंज, तो हम लोग ये डिक्लेयर बिल्कुल नहीं करेंगे कि किडनी में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। यूरिया लेवल बढ़ने का बहुत सारा कारण होता है। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई पर्सन डिहाइड्रेटेड हो गया है तो उसका यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई होता है, जिसके वजह से देखा जाता है कि जो यूरिया का लेवल होता है वो कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है और यूरिया का लेवल ज़्यादा देखने को मिलता है। ऑब्वियसली ये बात है कि अगर ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो यूरिया तो ज़्यादा ही दिखेगा, वाटर का लेवल कम है तो। नेक्स्ट दूसरा कंडीशन ये आता है कि अगर कोई पर्सन किसी पार्टी में गया, वहाँ पर बहुत ज़्यादा चिकन खाया, मटन खाया, तो मेनली वो प्रोटीन को इंटेक किया, वो हेवी प्रोटीन को खाया। जब प्रोटीन को खाया तो उसका मेटाबॉलिज्म होगा और प्रोटीन का ब्रेकडाउन होने के बाद आपको पता है यूरिया, तो ये यूरिया का बढ़ना हमारे बॉडी में ये डिक्लेयर बिल्कुल नहीं करता है कि हमारा किडनी में डैमेज हुआ है, किडनी डैमेज है कहीं देखा गया है। फिर आता है हमारा क्रेटिनिन। ये क्रेटिनिन क्या होता है, नॉर्मली हमारा जो क्रेटिनिन होता है वो क्रेटिनिन क्या होता है, हमारा वेस्ट प्रोडक्ट होता है हमारा मसल्स का। मसल्स में जो कुछ प्रोसेस होता है उसको क्या होता है कि वेस्ट प्रोडक्ट, नॉर्मली इसको लिख लेते हैं हम लोग। ये पाथवे था यूरिया का। अब हम लोग बात करेंगे क्रिएटिनिन का। क्रिएटिनिन का फॉर्मेशन होता क्या है, क्रिएटिनिन क्या है कि ये भी एक बहुत ही हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस होता है। सबसे पहले क्या होता है, ग्लाइसिन और आर्जिनिन, ग्लाइसिन और आर्जिनिन दो अमाइनो एसिड होता है। जब ये दोनों कंबाइन होता है, हमारे कहाँ पर होता है, तो हमारा किडनी में होता है। ये दोनों कंबाइन होता है तो बनता है हमारा गुआनिडीनो एसीटेट। ये एक कंपाउंड होता है जो बनता है, ये दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, गुआनिडीनो एसीटेट नाम का एक कंपाउंड बनता है। अब ये क्या करता है, ये लीवर में जाएगा, लीवर में जाता है और लीवर में इसका क्या होता है, मिथाइलेशन होता है। मिथाइल ग्रुप
इस वाले कंपाउंड में ऐड होता है, मिथाइलेशन होता है इन लीवर। लीवर में क्या होता है, मिथाइल ग्रुप इस कंपाउंड में ऐड होता है, तो ये बनता है आपका क्रिएटिन। क्या बनता है, क्रिएटिन। और ये क्रिएटिन जो होता है, ये जो क्रिएटिन होता है, क्रिएटिनिन और क्रिएटिन में बहुत डिफरेंस है। ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन है जो हमारा मसल्स के बिल्डअप होने में हेल्प करता है। ये क्रिएटिन मसल के बिल्डअप होने में हेल्प करता है। हम प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं कि क्रिएटिन वैसे लोग पीते हैं, वैसे लोग अपने डेली रूटीन में शामिल करते हैं जो जिम जाते हैं, जिसका शौक होता है बॉडी बिल्डिंग का। ठीक, ये क्रिएटिन को वो अपना डेली रूटीन में लेते हैं। नॉर्मली जब लीवर स्मॉल अमाउंट में हमारा लीवर भी क्रिएटिन का फॉर्मेशन करता है, बट जो बॉडी बिल्डिंग वाले हैं उनको ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, इसके वजह से वो एक्स्ट्रा अमाउंट में वो लेते हैं एडिशनल सप्लीमेंट के रूप में। नेक्स्ट, क्रिएटिन का फंक्शंस क्या होता है कि ये क्या कहा जाता है, हमारा स्केलेटल मसल्स में जाता है। कहा जाता है हमारा स्केलेटल मसल्स में। ये क्रिएटिन कहा गया स्केलेटल मसल्स में, ट्रांसफर टू स्केलेटल मसल, ट्रांसफर टू स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल्स में जाने के बाद वहाँ पर ये क्रिएटिनिन क्या करता है, एटीपी के साथ बाइंड करता है। ये क्रिएटिन क्या करता है, एटीपी के साथ बाइंड करके, एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एक एनर्जी मॉलिक्यूल्स, क्या बनाता है, क्रिएटिन फॉस्फेट। क्रिएटिन फॉस्फेट बनाता है। अब क्रिएटिन फॉस्फेट क्या होता है, ये एक ऐसा मॉलिक्यूल्स होता है जब हमारे बॉडी का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, जब मसल्स बाइसेप्स ट्राइसेप्स का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है तो उसमें इसका यूज होता है, क्रिएटिन फॉस्फेट का यूज होता है। जब हमारा हेवी वर्कआउट करते हैं हम लोग, उसमें ये एक एनर्जी मॉलिक्यूल्स है, ये एनर्जी प्रोवाइड करता है हमारे मसल सेल्स को। ठीक, तो वहाँ से जब ये मेटाबॉलिज्म होता है, इसका यूजेज होता है, वहाँ से जो एक्सक्रीट आउट होता है, जब मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होने के बाद ये यूज हुआ, वहाँ पर मेटाबॉलिज्म हुआ, और वहाँ से जो एक्सक्रीट आउट होता है वो होता है हमारा, एक्सक्रीट आउट जो होता है वो बनता है हमारा क्रिएटिन फॉस्फेट को एक्सक्रीट आउट होने के बाद क्रिएटिनिन प्लस फॉस्फेट, क्रिएटिन प्लस फॉस्फेट बनता है। ये एटीपी के साथ बाइंड हुआ, क्रिएटिन एक प्रोटीन है, ये वाला प्रोटीन फॉस्फेट बनाया, और फिर वहाँ पर मसल्स में इसका यूज हुआ। कहाँ यूज हुआ, मसल्स में, मसल्स यूज किया और क्या एक्सक्रीट आउट किया, क्रिएटिनिन। ये वेस्ट प्रोडक्ट क्रिएटिनिन सेक्रेट किया, सिंथेसाइज किया, और ये क्रिएटिनिन क्या होता है, हमारा वेस्ट प्रोडक्ट होता है। और ये क्रिएटिनिन हमारा कहाँ जाएगा, ब्लड के पास, ब्लड में मिक्स होगा, और हमारा ब्लड फर्दर, आपको पता है ब्लड सर्कुलेट होते होते हमारा कहाँ, किडनी के पास जाएगा, और किडनी में हमारा इसका क्या होता है, फिल्टर्ड हो जाता है, फाइनली ये फिल्टर होता है। तो ये प्रोसेस क्या होता है, क्रिएटिन का फॉर्मेशन का, मतलब कि ये टॉक्सिक चीज़, ये क्रिएटिन कैसे फॉर्मेशन हो रहा है, ये उसका पाथवे है जिसके थ्रू क्रिएटिन से ये प्रोटीन्स जो हमारे मसल के डेवलपमेंट के लिए यूजफुल होता है, इसका मेटाबॉलिज्म होता है, तो ये क्रिएटिनिन का फॉर्मेशन होता है, और ये क्रिएटिनिन हाईली टॉक्सिक होता है। अब ये जब हमारे डॉक्टर्स होते हैं मेनली चेक करते हैं, यूरिया को गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं मानते हैं, क्रिएटिनिन को गोल्ड स्टैंडर्ड मानते हैं। जब हमारे बॉडी में क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ जाता है, पुट स्टार मार्क ऑन क्रिएटिनिन, क्योंकि ये क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ता है तभी हमको फाइनली ये डिक्लेयर किया जाता है कि कोई किडनी में एबनॉर्मलिटीज है, जिसके कारण ये क्रिएटिनिन यूरिन में फिल्टर आउट नहीं हो रहा है। ठीक, ये गोल्ड स्टैंडर्ड, इसलिए इसको स्टार मार्क किए। ठीक, इसी को हम लोग एनालिसिस करके बताते हैं कि क्या है, कि किडनी एक्चुअली डैमेज है कि नहीं है। और जो नॉर्मल रेंज होता है हमारा, नॉर्मल सीरम क्रिएटिनिन लेवल,
नॉर्मल सीरम क्रेटिनिन लेवल जो होता है वो कितना होता है, वो होता है 0.6 ले लेकर 1.2 mg/dl। ये नॉर्मल रेंज है हमारा क्रेटिन। अगर इससे ज़्यादा देखा जा रहा है तो कहीं ना कहीं किडनी में प्रॉब्लम है, इसके वजह से ये फिल्टर नहीं कर पा रहा है, जिसके वजह से 1.2 mg/dl से हमारा ब्लड में क्रेटिन लेवल ज़्यादा दिख रहा है। और ये फाइनली डिक्लेयर कहता है कि किडनी में कुछ एबनॉर्मलिटीज है, इसीलिए इसको स्टार मार्क किए हैं। अब बात आता है यूरिक एसिड का। तो यूरिक एसिड होता क्या है, आपको पता होगा कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। न्यूक्लिक एसिड मतलब प्रीवियस वीडियो में बताया, डीएनए, आरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, ठीक, ट्रांसफर आरएनए। तो वो सारा क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है। जब हमारा सेल डेथ करता है, किसी प्रोसेस से सेल का मेटाबॉलिज्म होता है, डेथ होता है, तो उसमें क्या होता है कि जो ये न्यूक्लिक एसिड का क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है। आपको पता है लीवर हर चीज़ का मेटाबॉलिज्म करता है, तो लीवर ही हमारा क्या करता है, इस चीज़ का मेटाबॉलिज्म करता है। और वहाँ से प्यूरिन जो पी और जी गुआनिन, नहीं, एडेनिन और गुआनिन, ए और जी, एडेनिन और गुआनिन जो प्रोड्यूस होता है, उसका मेटाबॉलिज्म होने के बाद ये यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। देखते हैं इसका पाथवे। ये वाला पाथवे याद होना बहुत जरूरी है क्रेटिन का। हम देखते हैं यूरिक एसिड होता क्या है। यूरिक एसिड क्या होता है, मेनली क्या होता है, यूरिक एसिड जब सेल, आपको पता होगा सेल क्या होता है, सेल में डीएनए होता है, आरएनए होता है। जब ये सेल डेथ करता है, किसी कारण से डेथ करता है, तो इसमें जो प्यूरिन्स होता है, प्यूरिन्स, दे कंटेन प्यूरिन्स। और प्यूरिन्स में क्या होता है, प्यूरिन्स में आता है एडेनिन और गुआनिन। ये क्या होता है, हमारा प्यूरिन्स होता है। और ये प्यूरिन्स में एडेनिन जो होता है, एडेनिन का मेटाबॉलिज्म होने के बाद ये क्या बनाता है, हाइपोजैंथीन। इसका जब एडेनिन का मेटाबॉलिज्म होगा तो हाइपोजेनिन, फिर से यूरिक एसिड क्या है, जब हमारा सेल में डीएनए और आरएनए दोनों होता है, जब किसी वजह से सेल का डेथ होता है, नेक्रोसिस होता है, तो डीएनए और आरएनए का मेटाबॉलिज्म होने में, डीएनए में क्या होता है, प्यूरिन और पिरिमिडीन। तो प्यूरिन में दो होता है, एडेनिन और गुआनिन। तो एडेनिन और गुआनिन, एडेनिन का बेसिकली एडेनिन का जब मेटाबॉलिज्म होता है तो क्या बनता है, हाइपोजेंथीन नाम का एक कंपाउंड बनता है, एक मॉलिक्यूल्स बनता है। ये हाइपोजेंथीन जब इसका ऑक्सीडेशन होता है, जब हाइपोजेंथीन का ऑक्सीडेशन होता है तो बनाता है जैंथीन, जैंथीन ऑक्सीडेज होगा। जैंथीन ऑक्सीडेज नाम का एंजाइम्स यहाँ पर इस पर एक्शन दिखाएगा और ये जैंथीन में कन्वर्ट करेगा, और फिर से इसका रिएक्शन होता है, फिर से यही वाला एंजाइम फिर से इस जैंथीन पर एक्शन दिखाता है। जैंथीन ऑक्सीडेज फिर से जैंथीन पर रिएक्शंस करता है और क्या बनाता है, यूरिक एसिड। नाउ स्टार्ट फ्रॉम द इनिशियली, द यूरिक एसिड inside the cell, DNA and RNA are contained, you know very well. After the death of this cell, with any reason, the DNA and RNA are metabolized and degrade into purine and pyrimidines. You already know purines are two, adenine and guanine. Basically after the adenine metabolism, this product hypoxanthine is synthesized. Hypoxanthine is react with this enzyme xanthine oxidase. After the influence of this enzyme, hypoxanthine is converted into xanthine. Further, this enzyme also influence on xanthine, and the xanthine will converted into uric acid.
द फाइनल वेस्ट प्रोडक्ट इज यूरिक एसिड। नाउ ये जो जितना प्रोसेस हमारा हुआ है मेटाबॉलिज्म का, ये रिएक्शंस हुआ है, ये हमारा मेनली कहाँ होता है, लीवर। सबको पता है, क्योंकि लीवर क्या होता है कि हमारा सेंटर ऑफ मेटाबॉलिज्म होता है, लीवर में ये सारा प्रोसेस हुआ। अब यूरिक एसिड बन गया तो ये यूरिक एसिड कहाँ जाएगा, हमारा सबको पता है ब्लड में, ब्लड से कहाँ जाएगा, किडनी में। किडनी क्या करता है, फिल्टर कर देता है कहाँ पर, यूरिन में। तो ये कुछ पाथवे होता है इस यूरिक एसिड का। यूरिक एसिड क्या है, इसका मेटाबॉलिज्म कैसे हो रहा है, लास्ट में यूरिक एसिड बनता कैसे और इसका एक्सक्रीट आउट कैसे होता है, हम लोग ये देख चुके हैं। ये था हमारा एक्सक्रीटरी फंक्शंस। वी हैव कवर्ड द एक्सक्रीटरी फंक्शंस। नेक्स्ट वी विल डिस्कस द रेगुलेटरी फंक्शंस। सो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक चीज छूट गया, सिर्फ एक्सक्रीटरी फंक्शन में ये 3 कंपाउंड्स ही नहीं होते, कुछ ड्रग्स भी होते हैं। क्या होता है, कुछ ड्रग्स मतलब कोई मेडिसिन या फिर ड्रग्स। ऐसा कभी होता है कि हम लोग बहुत सारा मेडिसिन खाते हैं, कभी कौन से डिजीज में तो कुछ प्रॉब्लम हो गया तो पीसीएम खा लिए, तो एंटीबायोटिक खा लिए, तो कभी एंटी फंगल ड्रग्स खा लिए, तो कभी क्या होता है कि ट्यूबरक्लोसिस वाले जो पेशेंट होते हैं वो बहुत सारा मेडिसिन खाते हैं। कोई कैंसर वाला पेशेंट होता है, कीमोथेरेपी चलता है तो इतना दवाई खाना पड़ता है। तो क्या होता है कि हमारा टॉक्सिक जो हमारा ड्रग्स होता है वो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, ठीक। तो मेनली जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग है, लिपिड सॉल्युबल ड्रग होता है वो डायरेक्टली फिल्टर नहीं होता है। हम प्रीवियस वीडियो से ये चिल्ला रहे हैं कि जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होता है वो डायरेक्टली फिल्टर नहीं हो पाता है, चाहे वो जीआई ट्रैक से हो और चाहे वो यूरिनरी सिस्टम से हो। मान लीजिए ये हमारा लीवर है, ठीक, और ये है हमारा जीआई ट्रैक, ठीक, और ये है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। लेट्स अज्यूम दिस इज द सर्कुलेटरी सिस्टम एंड दिस इज आवर किडनी, नॉट किडनी, नेफ्रॉन। अब देखिए होता क्या है कि अगर मान लीजिए कोई भी पर्सन एक ड्रग्स खाता है, एक मेडिसिन खाता है, तो वो क्या होता है नॉर्मली, अगर मान लीजिए कि लिपिड सॉल्युबल ये मेडिसिन है तो वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब होने के बाद वो लीवर के पास आएगा, ठीक। वो कहाँ आएगा, लीवर के पास आएगा, ठीक। अब लीवर मेटाबोलाइज करेगा हमारा वाटर सॉल्युबल में। अगर मान लीजिए कि वो लिपिड सॉल्युबल से वाटर सॉल्युबल कन्वर्ट नहीं किया और डायरेक्टली वो कहाँ भेज दिया, ब्लड में, उस ड्रग्स को कहाँ भेज दिया, ब्लड में। तो ब्लड में सर्कुलेटरी सिस्टम फिर कहाँ जाएगा, हमारा किडनी के पास, किडनी के पास जाएगा, किडनी के पास। और किडनी क्या करेगा, उस लिपिड सॉल्युबल को फिल्टर करेगा, फिल्टर कर, लिपिड सॉल्युबल है, ध्यान दीजिएगा, लिपिड सॉल्युबल फर्दर से रीएब्जॉर्ब हो जाएगा, रीएब्जॉर्ब हो जाएगा। और फिर रीएब्जॉर्ब होने के बाद फिर कहाँ जाएगा, फिर से हमारा वही सर्कुलेटरी सिस्टम में आ गया। क्या लिपिड सॉल्युबल ड्रग ट्रांसफर होगा, वो यूरिन में आउटपुट होगा, नहीं होगा, क्योंकि लिपिड सॉल्युबल, आपको पता है हमारा जो सेल होता है, ईच एंड एवरी सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ बाइलेयर फॉस्फोलिपिड, और ये लिपिड होने के वजह से इजिली जो भी ड्रग्स है वो एंटर हमारा सेल में कर जाता है। इसके वजह से ये जो हमारा फिल्टर हो रहा था ग्लोमेरुलस या हमारा नेफ्रॉन में, तो फिर से वो ब्लड में ट्रांसफर हो जा रहा था, तो एक्सक्रीट आउट नहीं होता है। और फर्दर मान लीजिए कि ये लीवर अगर फिर से मेटाबोलाइज नहीं किया तो वो फिर से वापस से जीआई ट्रैक में जो हमारा बाइल डक्ट है, बाइल डक्ट के थ्रू हमारे जीआई ट्रैक में फिर से भेज देगा। बाइल डक्ट आपको पता है, बाइल जूस लाने वाला, वो लीवर से ही आता है, तो लीवर फिर से हमारा जीआई ट्रैक में भेज देगा और फिर से उसी पाथवे से लीवर में आ जाएगा, ठीक। तो हमारा लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स
लिपिड सॉल्युबल। तो जीआई ट्रैक में भी क्या होगा, अगर मान लीजिए वो ड्रग्स वापस से बाइल जूस के थ्रू आ गया तो फिर से रीएब्जॉर्ब हो जाता है यहाँ से। लिपिड सॉल्युबल इजिली क्रॉसेस द सेल मेम्ब्रेन, एकदम नॉर्मल है उसके लिए क्रॉस करना, इसीलिए वो एक्सक्रीट ही आउट नहीं होगा, वो एक्सक्रीट आउट नहीं होगा, इसीलिए वापस से वो लीवर में आता है। लीवर क्या करता है कि इस लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स को वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट कर देता है, और वाटर सॉल्युबल कन्वर्ट करने के बाद वो इजीली क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है। वाटर सॉल्युबल ड्रग्स क्या क्रॉस कर पाएगा, सेल मेम्ब्रेन को नहीं क्रॉस करेगा। जब सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस ही नहीं कर पाएगा तो इसके पास लास्ट ऑप्शन है वो जीआई ट्रैक के थ्रू, सॉरी यूरिनरी सिस्टम के थ्रू वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। तो ये ड्रग्स का भी एक्सक्रीशन हमारा कराता है रेनल सिस्टम। तो ये एक्सक्रीटरी फंक्शन है एक ड्रग्स का, हम लोग समझेंगे इसको, बेसिकली इसको समझ लिए। अब हम लोग समझेंगे रेगुलेटरी फंक्शंस। अब हम लोग समझेंगे रेगुलेटरी फंक्शंस। तो रेगुलेटरी फंक्शंस क्या होता है कि बहुत सॉरी यहाँ रेगुलेटरी फंक्शन में भी हमारा बहुत सारा चीज़ों को किडनी क्या करता है, रेगुलेट करता है। जैसे हमारा वाटर बैलेंस हो गया, ठीक। अगर मान लीजिए हमारा बॉडी क्या करता है, वाटर को बैलेंस करता है। अगर मान लीजिए किसी दिन हम पानी नहीं पिए तो हमारा बॉडी तो डिहाइड्रेट होगा, लेकिन किडनी बहुत ही स्मार्ट होता है, बहुत ही स्मार्ट ऑर्गन होता है, क्योंकि ये वाटर को प्रिजर्व करके रखता है, ठीक, वाटर को प्रिजर्व करके रखता है। अगर हम बहुत ज़्यादा पानी पी लिए, मोर ड्रिंक वाटर मोर यूरिन आउटपुट, ठीक, उसी प्रकार से होता है। ज़्यादा पानी पिएंगे तो ज़्यादा यूरिन पास आउट होगा, कम पिएंगे तो कम पास आउट होगा। किडनी क्या करता है, बैलेंस बना के रखता है, ठीक। नेक्स्ट हमारा बैलेंस करता है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। इलेक्ट्रोलाइट्स को क्या करता है, बैलेंस करता है। मेनली हम इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें तो मेन कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, जैसे सोडियम, क्लोरीन, कैल्शियम, फिर हमारा आता है, फिर क्या आता है हमारा बाइकार्बोनेट, फिर हमारा क्या आता है पोटासियम। ये कुछ मेन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जिसका नॉर्मल वैल्यू हमको याद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस नॉर्मल रेंज के अकॉर्डिंग ही हम बताते हैं कि किसी पर्सन में हाइपरनेट्रेमिया हुआ है या फिर हाइपोनेट्रेमिया हुआ है, ठीक, हाइपर कैल्सीमिया हुआ है कि हाइपोकैल्सीमिया हुआ है। ये बाइकार्बोनेट, इसका बहुत ही मेजर रोल्स होता है हमारा पीएच बैलेंस करने में। फिर आता है पोटेशियम, पोटेशियम अगर बॉडी में एक्सेसिव हो गया तो वो हाइपर कैलेमिया कहलाता है, कम हो गया तो हाइपोकैलेमिया का। नॉर्मल जो रेंज होता है सोडियम का 135 टू 145 मिलीमोल पर लीटर होता है। क्लोरीन क्या होता है 97 टू 105 मिलीमोल पर लीटर होता है। कैल्शियम का कितना होता है 8 टू 10 mg पर dl, ठीक। बाइकार्बोनेट 22 से 26 मिलीमोल पर लीटर, ठीक। पोटेशियम का कितना होता है 3.5 से लेकर 5.5 मिलीमोल पर लीटर। ये कुछ मेजरमेंट्स एस्टिमेशन होता है हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स का, जो हमारे बॉडी में इतना होता है, इसका बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी होता है। जैसा कि पहले वीडियो में बताया, सोडियम बहुत ही क्रूशियल रोल हमारे प्ले करता है हमारे बॉडी में, ठीक। फिर आता है हमारा एसिड बेस बैलेंस। किडनी जो है एसिड बेस बैलेंस भी करता है। जैसे मान लीजिए हमारे बॉडी में H+ आयंस बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब हमारा पीएच क्या हो गया, लो हो गया, एल्कलोसिस कंडीशन, तो हमारा किडनी क्या करता है, जितने हमारे H+ आयंस है उसको एक्सक्रीट आउट करा देता है, एसिड बनने नहीं देता है, ठीक। फिर वैसे ही अगर बाइकार्बोनेट एल्कलोसिस होना स्टार्ट हो गया तो बाइकार्बोनेट को एक्सक्रीट आउट कर देता है, ठीक। तो ये कुछ कंडीशन होते हैं हमारा फिल्ट्रेशन का, सॉरी रेगुलेटरी फंक्शन हमारा जो किडनी प्ले करता है उसके बारे में। अब हम लोग जानेंगे कि वाटर का बैलेंस होता कैसे है। वाटर बैलेंस कैसे करता है इसको समझना बहुत जरूरी है। मेनली क्या होता है कि जब हमारे बॉडी में इंक्रीज ऑस्मोलैरिटी या फिर डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम,
या फिर हमारे बॉडी डिहाइड्रेट कर गया, इंक्रीज डिहाइड्रेशन। ये सारा केस क्या करता है, हमारे बॉडी को हमारा पोस्टेरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है। हाइपर ओस्मोलैरिटी कंडीशन, स्मोलैरिटी इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि हमारे बॉडी में सॉल्यूशन यानी प्लाज्मा का कंसंट्रेशन कम और सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया। ऐसे ही मान लीजिए कि कम पानी में इतना ज़्यादा नमक, वो हाइपर ओस्मोलैरिटी होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। उस वाले कंडीशन में क्या होगा, हमारे बॉडी को स्मोलैरिटी क्या होता है, बढ़ जाता है। नॉर्मल जो स्मोलैरिटी होता है हमारे बॉडी का, वो होता है 275 से 295 मिलीमोल पर लीटर। कहने का मतलब है 1 लीटर ब्लड में इतना मोल्स, इतना सॉल्यूट कंटेंट रहता है। 1 लीटर पानी में इतना सा नमक डालते हैं, तो वैसे ही हमारे 1 लीटर ब्लड में इतना सॉल्यूट रहता है, और ये हमारा ऑस्मोलैरिटी है। जब इससे बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, अगर मान लीजिए कि यही 500 मिलीमोल्स 1 लीटर ब्लड में होगा, तब हमारा पोस्टेरियर पिट्यूटरी स्टिमुलेट हो जाता है। पोस्टेरियर पिट्यूटरी क्या होता है, स्टिमुलेट हो जाता है। या फिर दूसरा कंडीशन, जब हमारा ब्लड वॉल्यूम लॉस होता है, ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है किसी भी डायरिया के कारण, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग के कारण, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग के कारण, या फिर कोई एक एक्सीडेंट हो गया जिससे ब्लड लॉस हो गया, उसके वजह से क्या होता है, पोस्टेरियर पिट्यूटरी स्टिमुलेट करता है। और डिहाइड्रेशन सेम कंडीशन, तो क्या करता है, पोस्टेरियर पिट्यूटरी रिलीज करता है ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। और ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स क्या करता है, ये परमियाबिलिटी को बढ़ा देता है, इंक्रीज द permeability in the कलेक्टिंग डक्ट। ठीक, फिर ये क्या करता है, ये एक्वापोरिन बना देता है, इंसर्ट एक्वापोरिन वाटर चैनल। इसके वजह से क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, ये मान लीजिए हमारा क्या है, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का बहुत मेजर फंक्शंस है। ये हमारा कलेक्टिंग डक्ट, ये हमारा कलेक्टिंग डक्ट है, सबको पता है कलेक्टिंग डक्ट है। इसमें क्या होता है कि ये वाटर का, इस वाले रीजन में अगर वाटर का फिल्ट्रेशन हो रहा है तो यहाँ से रीएब्जॉर्ब कर देगा, यहाँ से रीएब्जॉर्प्शन कर देगा। और यहाँ पर बोला है कि जो ADH एक प्रोटीन होता है, ये यहाँ पर आकर एक चैनल्स क्रिएट कर देता है, यहाँ पर आकर चैनल्स क्रिएट कर देता है, और इस चैनल्स के थ्रू जितने भी वाटर है वो फिर से हमारा ब्लड में एंट्री मार देता है। इस प्रकार से हमारा क्या होता है, ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है, ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज हो जाता है, और डिहाइड्रेशन ओवर हाइड्रेशन में कन्वर्ट होने लगता है। और इस कंडीशन से हम लोग को क्या क्या आउटकम्स मिलता है, तो मोर H2 रीएब्जॉर्प्शन, H2O रीएब्जॉर्प्शन, हमारा पानी का रीएब्जॉर्प्शन होना स्टार्ट होता है, एक हो गया। दूसरा क्या होता है, यूरिन बिकम कॉन्सनट्रेटेड, यूरिन क्या होता है, कॉन्सनट्रेट हो जाता है। मतलब यहाँ से आप देख सकते हैं पानी बहुत ज़्यादा रीअब्जॉर्ब हो गया, मतलब ब्लड में ट्रांसफर हो गया, तो यहाँ पर जो यूरिन होगा वो कॉन्सनट्रेटेड होगा, यूरिन में डाइल्यूशन होगा वो कॉन्सनट्रेटेड होगा। डाइल्यूट मतलब ज़्यादा पानी थोड़ा सा नमक, कॉन्सनट्रेटेड मतलब कम पानी ज़्यादा नमक, तो कम पानी ज़्यादा नमक वाला यहाँ पर केस हो जाएगा, इसमें बहुत ज़्यादा सॉल्यूट का मात्रा होगा इस यूरिन में। ठीक, यूरिन बिकम कॉन्सनट्रेटेड। नेक्स्ट क्या होता है कि जो बॉडी होता है, जो बॉडी का वाटर होता है, बॉडी वाटर इज कंजर्व्ड, कंजर्व मतलब वापस से कंजर्व कर लिया गया। तो ये प्रोसेस होता है हमारा वाटर का रीअब्जॉर्प्शन का, मतलब कि हमारा वाटर बैलेंस होने का ये पाथवे है। सबसे पहले क्या हुआ, द बॉडी बिकम
hyperosmolarity and the blood volume decrease. This condition stimulate the posterior pituitary, and the posterior pituitary secrete the ADH, anti-diuretic hormones. The major role of anti-diuretic hormones is to increase the permeability of the collecting duct. इंक्रीज किया. नेक्स्ट द ADH फॉर्म द एक्वापोरिन वाटर चैनल इन कलेक्टिंग डक्ट. इस चैनल्स में क्या किया, एक्वापोरिन नाम का एक चैनल्स क्रिएट किया. आफ्टर क्रिएटिंग दिस चैनल्स वाटर इज हेवली रीअब्जॉर्ब एंड ट्रांसफर इनटू द ब्लड. नाउ ब्लड बिकम hypoosmolar, blood volume increase. This condition is regulated and flowing. अब फिर इसमें देखा जाए तो क्या होता है, वाटर का कंसंट्रेशन बढ़ गया है, ये कंडीशन सोल्व हो गया. तो किडनी का हमारा एक फंक्शन होता है वाटर बैलेंस होने का. नेक्स्ट मैकेनिज्म हम लोग देखते हैं. नेक्स्ट मैकेनिज्म क्या होता है कि थ्रस्ट मैकेनिज्म. थ्रस्ट मैकेनिज्म मतलब पानी कैसे, बहुत ज़्यादा प्यास लगने लगता है जब ब्लड वॉल्यूम कम होता है और हाइपरओस्मोलैरिटी होता है, तो पानी बहुत ज़्यादा प्यास हमको लगता है. क्यों लगता है कि जब हमारे बॉडी में वाटर का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाता है तो ये क्या करता है, हमारा ऑस्मोलैरिटी को बढ़ा देता है, ऑस्मोलैरिटी को इंक्रीज करता है. किसका, ऑफ बॉडी. ठीक, बॉडी के ऑस्मोलैरिटी को इंक्रीज कर देता है. ठीक, और ये जो ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हुआ तो एक हमारे हाइपोथैलेमस में क्या होता है, ऑस्मो रिसेप्टर होता है. इस ऑस्मोलैरिटी जैसे ही बढ़ा तो रिसेप्टर्स क्या होता है, वो रिसेप्टर्स एक्टिवेट होता है. हाइपोथैलेमस हैव ऑस्मो रिसेप्टर. हाइपोथैलेमस का क्या होता है, पास क्या होता है, ऑस्मो रिसेप्टर होता है दैट डिटेक्ट इंक्रीज ऑस्मोलैरिटी. जब हमारा हाइपर ऑस्मोलैरिटी होता है तो ये हाइपोथैलेमस जो ऑस्मो रिसेप्टर होता है वो डिटेक्ट कर लेता है कि हमारा बॉडी का ऑस्मोलैरिटी क्या है, वो इंक्रीज हो गया है. फिर ये क्या करता है, हाइपोओस्मोलैरिटी होने के कारण ये हाइपोथैलेमस क्या होता है कि एक सिग्नल प्रोड्यूस करता है जिससे हमारा पर्सन क्या करता है, ड्रिंक करता है. किसको ड्रिंक करेगा, वाटर को, दारू वारू को नहीं, वाटर को ड्रिंक किया. और वाटर ड्रिंक होने के बाद हमारा वाटर बैलेंस्ड हो गया और रीस्टोर हो गया. ये कुछ पाथवे है थ्रस्ट मैकेनिज्म जो हमारा किडनी रेगुलेट करता है. और कुछ हार्मोन्स भी होते हैं जो रेगुलेटरी फंक्शंस में हेल्प करते हैं, जैसे ADH हो गया, पहले आपको बताया ADH. फिर क्या है हमारा एल्डोस्टेरोन, फिर ANP, फिर हमारा आता है रास सिस्टम. ये ADH हम लोग पढ़े. एल्डोस्टेरोन आपको पता होगा, प्रीवियस वीडियो में हम लोग रास सिस्टम पढ़े थे, वही रास सिस्टम. और ये ANP क्या होता है, ये आर्टेरियल नाइट्री यूरेटिक पेप्टाइड. ये पेप्टाइड, ये एक प्रोटीन होता है, एक अमाइनो एसिड का पेप्टाइड चेन बनता है जिसको बोलते हैं आर्टेरियल नाइट्री यूरेटिक पेप्टाइड. ये केमिकल्स क्या होता है, जब हमारा बॉडी में ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है, मेनली हम लोग पढ़ रहे थे वाटर बैलेंस, तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है तो हार्ट पे हमारा बहुत ज़्यादा लोड बढ़ जाता है. ऑब्वियसली बात यह है कि जो हमारा ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो हार्ट में ज़्यादा जाएगा तो कॉन्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा. ठीक, ओवरलोड हो जाएगा. तो ओवरलोड होने के कारण वहाँ पर स्ट्रेच होता है हमारा जो ये हार्ट का मसल्स होता है, जो ये हार्ट का मसल्स यहाँ पर जो होता है वो स्ट्रेच होता है. और स्ट्रेच होगा तो उस वाले रीजन में क्या होगा, इस वाले रीजन में, हार्ट वाले रीजन में
ये कुछ प्रोटीन है रिलीज करेगा, और ये प्रोटीन क्या करता है, जो हमारा सोडियम का ये प्रिंसिपल सेल्स जो हमारा नेफ्रॉन में बता रखे हैं पिछले वीडियो में, प्रिंसिपल सेल्स पर सोडियम का जहाँ रिटेंशन हो रहा था, सोडियम को क्या कर रहा था रिटेंशन, और पोटेशियम को एक्सक्रीशन। ज़्यादा सोडियम हमारे बॉडी में जाएगा तो वाटर को बढ़ाएगा, वाटर को रीअब्जॉर्ब कर रिटेन करेगा, तो इस प्रोसेस को स्टॉप कर देता है। सोडियम का रिटेंशन और पोटेशियम का एक्सक्रीशन वाले प्रोसेस को बिल्कुल स्टॉप कर देता है। तो सोडियम हमारे बॉडी में नहीं जाता है, उसके पीछे पीछे वाटर भी नहीं जाता है, तो हमारा फ्लूइड जो बैलेंस बनता है, जो हमारा फ्लूइड का बैलेंस बनाए रखता है। ये पाथवे है हमारा आर्टेरियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड का। फिर हम लोग देखते हैं इंडोक्राइन पाथवे, सॉरी इंडोक्राइन फंक्शंस। हमारा देखते हैं इंडोक्राइन फंक्शंस। नॉर्मली इंडोक्राइन फंक्शंस में हार्मोन्स का रेगुलेशन होता है। तो सबसे पहले जो हमारा किडनी का फंक्शन होता है, किडनी एक इंडोक्राइन की तरफ फंक्शन करता है, जैसे हार्मोन्स का सिंथेसिस करता है। फर्स्ट में जैसे रेनिन, पहले पढ़ चुके हैं रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन पिछले वीडियो में। एरिथ्रोपोएटिन और प्रोस्टाग्लैंडिन। ये प्रोस्टाग्लैंडिन का एक अलग से वीडियो हम बना देंगे। इसका बहुत ही क्रूशियल रोल होता है हमारे बॉडी में। मेनली क्या होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन सीक्रेट सिर्फ किडनी नहीं, हमारे बॉडी का हर एक सेल्स करता है, और हर एक प्रोस्टाग्लैंडिन बहुत सारे प्रकार का होता है। कहीं कोई कॉन्ट्रैक्शंस कराता है, कहीं कोई डायलेशन कराता है, ठीक। ये वैसोडाइलेशन कराएगा हमारा किडनी में। तो इसका अलग अलग जगह पे अलग अलग फंक्शंस होता है, अलग अलग मैकेनिज्म होता है। तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे एक स्पेसिफिक वीडियो में प्रोस्टाग्लैंडिन्स के बारे में, ठीक। और रेनिन जो हम रास सिस्टम में डिस्कस कर चुके हैं। बात करते हैं हम एरिथ्रोपोएटिन का। एरिथ्रोपोएटिन क्या होता है, कहाँ से सेक्रीट होता है, इसका मेन मुद्दा क्या होता है एरिथ्रोपोएटिन का। एरिथ्रोपोएटिन हमारे ब्लड के फॉर्मेशन में कैसे हेल्प करता है, ये सारे चीज़ को इसमें डिस्कस करेंगे। इंडोक्राइन फंक्शंस हमारा जो रीनल सिस्टम करता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्या होता है कि जो ये एरिथ्रोपोएटिन होता है, ये ग्लाइकोप्रोटीन होता है। ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन होता है। मेनली क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन मतलब ग्लूकोज और प्रोटीन से मिलकर ये हार्मोन्स का बनना होता है। और मेनली इसका फंक्शन क्या होता है कि इट स्टिमुलेट द बोन मैरो को डायरेक्ट स्टिमुलेट करता है। और क्यों स्टिमुलेट करता है ये हम डिस्कस करेंगे एक पाथवे मैकेनिज्म के थ्रू, ठीक। फिर क्या करता है, ये जो एरिथ्रोपोएटिन होता है, किडनी हमारा मेनली इसका रेगुलेशन करता है। बहुत ज़्यादा इंडोक्राइन फंक्शन, मतलब किडनी एक इंडोक्राइन फंक्शन करता है, और मेनली सबसे ज़्यादा एरिथ्रोपोएटिन हमारा किडनी ही कराता है, ठीक। किडनी ही सिक्रेशंस करता है। तो 90% हमारा एरिथ्रोपोएटिन का सिक्रेशंस सिंथेसिस हमारा किडनी करता है। और लीवर भी कुछ अमाउंट में करता है, लेकिन सम अमाउंट में, कुछ अमाउंट में, ठीक। कुछ अमाउंट में लीवर भी करता है एरिथ्रोपोएटिन का सिंथेसिस। अब हम बात करते हैं मेन फंक्शंस के बारे में। तो मेन फंक्शंस क्या होता है हमारा किडनी का, सॉरी एरिथ्रोपोएटिन का। एरिथ्रोपोएटिन मेनली फंक्शन इसका ये है, इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, रेड ब्लड सेल। आरसीबी मतलब रॉयल चैलेंजर बैंगलोर। आरबीसी, यहाँ पर आरबीसी है, हमारा रेड ब्लड सेल्स का बात हो रहा है। तो मेनली इसका फंक्शन ये होता है एरिथ्रोपोएटिन का कि ये हमारा आरबीसी का लेवल को क्या करता है, बढ़ाता है। कौन से वाले कंडीशन में आरबीसी का लेवल बढ़ेगा, बहुत सारा कंडीशन हो सकता है, जैसे हाइपोक्सिया, ब्लड में ऑक्सीजन का कैपेसिटी कम है, उस वाले कंडीशन में आरबीसी बढ़ेगा, ठीक। तो मेनली क्या होता है, इसका मैकेनिज्म हम लोग देखते हैं आरबीसी का प्रोडक्शंस का। मेन इसका मैकेनिज्म देखते हैं। जब हमारा बॉडी हाइपोक्सिया होता है, हाइपोक्सिया वाले कंडीशन से फेस करता है। हाइपोक्सिया मतलब ऑक्सीजन का
कॉन्सेंट्रेशन हमारे ब्लड में कम है, ठीक, ब्लड में कम है, टिश्यू के पास कम जा रहा है, तो किसी स्पेसिफिक टिश्यू में हमारे ऑक्सीजन का सप्लाई कम जा रहा है, तो लैक ऑफ ऑक्सीजन इन ए टिश्यू हाइपोक्सिया कंडीशन बोल सकते हैं। जब ऑक्सीजन हमारा ब्लड में कम होता है तो उसको बोलते हैं हाइपोक्सीमिया, ठीक। 2 वर्ड्स है, दोनों क्लियर कर लीजिएगा। हाइपोक्सिया कौन कौन से वाले कंडीशन में हो सकता है? हाइपोक्सिया ड्यू टू एनीमिया वाले कंडीशन में हो सकता है। एनीमिया मतलब हीमोग्लोबिन नॉर्मल रेंज से कम हो जाता है, जिसको एनीमिया कंडीशन बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ब्लड लॉस हो गया है, ब्लड कहीं लॉस हो गया है, किसी को दे दिए हैं, किसको देंगे भाई ब्लड, किसको देंगे? तो नॉर्मली किसी को ब्लड दिया नहीं गया है, कोई पर्सन था उसको एक्सीडेंट हो गया है, और एक्सीडेंट होने के बाद हेवी ब्लीडिंग हो गया, और हेवी ब्लीडिंग की वजह से बॉडी से ब्लड लॉस हो गया है। नेक्स्ट कंडीशन ये हो सकता है, या फिर कहीं ऊंची पहाड़ पर गए, हाई एल्टीट्यूड में क्या होता है कि हमारा जब हाई एल्टीट्यूड में कोई भी पर्सन जाता है तो वहाँ पर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में चाहिए ऑक्सीजन, लेकिन वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, पहाड़ पर गए हैं ऑक्सीजन नहीं है, तो हमारा एक फंक्शन होता है, ये एरिथ्रोपोएटिन फंक्शन करेगा और हमारा आरबीसी का लेवल बढ़ा देगा। जब आरबीसी का लेवल बढ़ जाएगा, मान लीजिए आरबीसी का लेवल बढ़ गया, ऑक्सीजन भले ही कम है लेकिन आरबीसी का लेवल बढ़ गया, तो थोड़ा अमाउंट में ऑक्सीजन ज़्यादा सप्लाई करेगा, हमारे आरबीसी ज़्यादा बाइंड करेगा और बॉडी को सप्लाई करेगा। तो हाई एल्टीट्यूड वाले रीजन में गए हैं और हमारा वहाँ पर हाइपोक्सिया कंडीशन देखने को मिल गया, ठीक। ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन तो कम ही हो जाएगा, तो हाइपोक्सिया कंडीशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हमारा कोई लंग्स डिजीज हो गया, या फिर हार्ट फेल्यूर वाले कंडीशन, ये सारा रीजंस होता है हमारा हाइपोक्सिया कॉज करने का। फिर हाइपोक्सिया कॉज करेगा तो क्या होता है, लो ऑक्सीजन डिटेक्टेड बाय पेरीट्यूबुलर कैविटी, लो ऑक्सीजन डिटेक्शन बाय पेरीट्यूबुलर कैपिलरी इंडोथेलियल सेल। नेक्स्ट हम लोग फिगर के माध्यम से समझते हैं कि फिगर में क्या है क्या नहीं है, कैसे एक्टिवेट हो रहा है। देखिए सबसे पहले क्या था हमारा, ये हमारा नेफ्रॉन का बात हो गया, ठीक। आपको बताए हैं कि एफरेंट आर्टरियोल आता है और इफरेंट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। तो मेनली क्या होता है, इफरेंट आर्टरियोल आगे जाकर पेरीट्यूबुलर कैपिलरी में कन्वर्ट होता है, और पेरीट्यूबुलर कैपिलरी क्या होता है, फिर कन्वर्ट होता है हमारा वाजा रेक्टा, और फिर से ये वेन्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। ये वेन्स में कन्वर्ट हो जाएगा। मेनली ये वाला रीजन, ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरी ये है, ये वाला रीजन में, और इसके अंदर में जो इंडोथेलियल सेल्स होता है, इंडोथेलियल सेल से बना होता है मेनली अब यहाँ पर ऑक्सीजन का सेचुरेशन कम है, तो यहाँ भी कम होगा, यहाँ भी, और इस वाले रीजन में। तो मेनली क्या होता है, ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरी में जो इंडोथेलियल सेल्स है, एक इंडोथेलियल सेल्स को बाहर निकालते हैं, ये एक इंडोथेलियल सेल्स है, ठीक। एक इंडोथेलियल सेल को बाहर, ये न्यूक्लियस आ गया, इसके पास एक रिसेप्टर होता है। ये रिसेप्टर क्या करता है, कि ऑक्सीजन सेंसरिंग डिवाइस होता है, कितने अमाउंट में ऑक्सीजन जा रहा है ये सेंस करता है, ठीक। जब पता चलता है कि किडनी में जो ये सेल्स है, इसको पता चलता है कि हमारे बॉडी में क्या है, ऑक्सीजन का सप्लाई कम है, ऑक्सीजन हमारे बॉडी में कम है, तो ये सेल्स मेनली इस न्यूक्लियस जो डीएनए है वहाँ से एमआरएनए, और यहाँ पर एरिथ्रोपोएटिन नाम का हार्मोन का सिंथेसिस करता है ये सेल। ये स्पेसिफिक सेल क्या करता है, एरिथ्रोपोएटिन्स का सिक्रेशंस करता है। पाथवे सबको पता चल गया क्या होता है, एरिथ्रोपोएटिन का सिक्रेशंस करेगा, एरिथ्रोपोएटिन का सिक्रेशन किया, और ये एरिथ्रोपोएटिन क्या करता है, हमारा बोन मैरो के पास जाएगा, और बोन मैरो के पास जाने के बाद बोलता है, भाई बोन मैरो जल्दी से आरबीसी का प्रोडक्शन करो, जल्दी से मैच्योर करो उसको, हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया है। ये क्या करता है, इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ
आरबीसी। इस प्रकार से आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ा देता है हमारा एरिथ्रोपोएटिन, और ये इस प्रकार से हमारा किडनी क्या करता है, इंडोक्राइन फंक्शंस करता है। इस तरह से हमारा इंडोक्राइन फंक्शन हमारा क्या करता है, किडनी करता है। ठीक, किडनी क्या करता है, एक इंडोक्राइन की तरफ फंक्शन करता है। अब बात रहा रास सिस्टम, तो रास सिस्टम हम पहले वीडियो में क्लियर कर दी है एकदम डिटेल में, वहाँ से आप लोग जाकर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन ये आता है, इफ़ अ पर्सन हैविंग बोथ किडनी डैमेज, अगर किसी पर्सन का दोनों किडनी फेल है, एकदम काम नहीं कर रहा है, तो ये एरिथ्रोपोएटिन था वो सिंथेसिस कहाँ से करेगा भाई। अगर मान लीजिए एक किडनी, दो किडनी, ठीक, और ये हमारा ब्लड सर्कुलेशन, और ये क्या कर रहा था, किडनी एरिथ्रोपोएटिन का सिंथेसिस कर रहा था। लेकिन इस कंडीशन में क्या है, कंडीशन है किसी पेशेंट को क्या है कि ये दोनों किडनी खल्लास, बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, तो एरिथ्रोपोएटिन क्या कहाँ से आएगा भाई, एरिथ्रोपोएटिन, जब एरिथ्रोपोएटिन मिलेगा नहीं तो आरबीसी का प्रोडक्शन होगा नहीं। अब आरबीसी का प्रोडक्शन नहीं, हाइपोक्सिया कंडीशन होगा, हाइपोक्सिया कंडीशन हो गया था हमारे टिश्यू और सेल्स को क्या होगा, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगा, और ऑक्सीजन ही सप्लाई नहीं होगा तो खल्लास, एकदम पेशेंट खल्लास, खत्म हो जाएगा उसका खेला। तो मेनली क्या होता है कि एक जेनेटिकली इंजीनियर्ड जीन को निकाला जाता है, किसी के बॉडी से उस जीन को निकाला जाता है जो एरिथ्रोपोएटिन का सिंथेसिस करा रहा था। मान लीजिए एक सेल है, उसके अंदर डीएनए है, डीएनए पर क्या है कि जीन्स है, और ये जीन क्या करा रहा था, एरिथ्रोपोएटिन का, एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन्स का सिंथेसिस करा रहा था। ठीक, एरिथ्रोपोएटिन का सिंथेसिस कर रहा था, और इसी जीन को हम लोग लेकर एक बैक्टीरिया में या फिर ईस्ट में डाल दिए, इस जीन को इस बैक्टीरिया में डाल दिए, और फर्दर ये बैक्टीरिया और ये ईस्ट एरिथ्रोपोएटिन का सिंथेसिस करना स्टार्ट कर दिया। ये क्या किया, एरिथ्रोपोएटिन का सिंथेसिस करना स्टार्ट कर दिया। भाई एरिथ्रोपोएटिन हमको मिल गया, हमको एक जेनेटिकली इंजीनियर्ड मेथड के थ्रू हम जीन को निकालें एक बॉडी से। जीन क्या कर रहा था, एरिथ्रोपोएटिन का सिंथेसिस कर रहा था, लेकिन किडनी खराब होने के कारण क्या हो गया, जीन सिंथेसिस नहीं कर रहा था। लेकिन उसी जीन को हम एक बैक्टीरिया और ईस्ट में, बैक्टीरिया या फिर ईस्ट कोई भी ले लो, दोनों में क्या किए, डाले, और डालने के बाद क्या पता चला कि ये बैक्टीरिया हमारा एरिथ्रोपोएटिन का सिंथेसिस करना स्टार्ट कर दिया। तो हमारा तो काम बन गया, हमारा एरिथ्रोपोएटिन का मिल गया, और ये एरिथ्रोपोएटिन हम लोग डालते हैं उस वाले पेशेंट में जिसका किडनी फेल था। पेशेंट में डाले, कौन सा पेशेंट में, जिसका ये फेल था, दोनों किडनी खत्म था। ठीक, और उस पेशेंट में डाले तो हमारा आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ गया, एलिवेट हो गया। तो ये बहुत बड़ा साइंस डेवलप कर चुका है। ठीक, इससे क्या होता है, हमारा आरबीसी का लेवल मेंटेन हो गया। अब देखते हैं कि एक बार जब इंजेक्शन देंगे तो क्या वो डायरेक्ट आरबीसी का प्रोडक्शन करेगा, तो नहीं। इंजेक्शन देने के बाद एक सप्ताह, एक वीक के बाद क्या होता है, धीरे धीरे आरबीसी का लेवल बढ़ना स्टार्ट करता है। आफ्टर 7 डेज, आफ्टर 7 डेज आरबीसी का प्रोडक्शन स्टार्ट होगा। ये एक प्रोसेस होता है। देख लिए हम लोग, इंडोक्राइन फंक्शन भी खलास कर दिए। इंडोक्राइन फंक्शन कौन कर रहा था, हमारा किडनी कर रहा था। ये सारा मेजर्स फंक्शन है भाई जो किडनी फंक्शन करता है। फिर हम लोग देखेंगे मेटाबॉलिक। मेटाबॉलिक पहले स्टार्टिंग वीडियो में बोल दिए थे, मेटाबॉलिक हमारा बॉडी क्या कर रहा है, हमारा खुद का बॉडी विटामिन डी का सिंथेसिस कर रहा है। कैसे कर रहा है वो हम लोग देखेंगे। नॉर्मली जो स्किन का एपिडर्मिस लेयर होता है वहाँ पे एक स्पेसिफिक टाइप का कोलेस्ट्रॉल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल। और मेनली क्या होता है कि जब इस वाले स्किन पर 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल पर जब हमारा सनलाइट या फिर यूवी रेज पड़ता है तो ये 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल कन्वर्ट हो जाता है हमारा किस में,
कॉलीकैल्सिफेरोल में, कॉलीकैल्सिफेरोल में कन्वर्ट हो जाता है, कॉलीकैल्सिफेरोल में। और ये कॉलीकैल्सिफेरोल को विटामिन डी भी बोलते हैं, D3 बोलते हैं, विटामिन D3 बोलते हैं इस कॉलीकैल्सिफेरोल को। नेक्स्ट, ये कॉलीकैल्सिफेरोल ब्लड के थ्रू ट्रांसफर होकर हमारा कहाँ चल जाता है, हमारा चल जाता है लीवर के पास। ये कॉलीकैल्सिफेरोल क्या करता है, हमारा लीवर में कौन सा एंजाइम होता है, अल्फा 25 हाइड्रोक्सिलेज। और ये एंजाइम 25 मतलब ये कॉलीकैल्सिफेरोल के 25 नंबर कार्बन पर ये एंजाइम ऐड हो जाएगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड होता है। तो ये क्या बनाता है, और ये मेनली 25 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम लीवर के पास होता है। कहाँ होता है, लीवर के पास होता है। और इसका जब प्रोसेस होता है तो बना देता है 25 हाइड्रोक्सी कॉलीकैल्सिफेरोल। अब ये कॉलीकैल्सिफेरोल लीवर से निकल के ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू हमारा जाता है किडनी के पास। किडनी ये मेटाबॉलिक फंक्शंस करा रहता है। ये तो भाई राजा है, राजा, ये बहुत स्मार्ट है। इसका अगर इसको देखो, ये क्या होता है कि बहुत जो लवर्स होते हैं वो क्या बोलते हैं, हार्ट को बहुत ज़्यादा प्रीडोमिनेंटली रखते हैं, मतलब हार्ट को बहुत ज़्यादा मैं दिल से प्यार करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। लेकिन हार्ट का कोई मेजर फंक्शंस है नहीं, सिर्फ पंपिंग कराना है उसका फंक्शन, ब्लड सप्लाई करना है। लेकिन ये एक ऐसा बंदा है किडनी जो हर चीज़ को फेस करता है, मेटाबॉलिक वेस्ट को भी सिक्रेट करेगा, बहुत सारा इंडोक्राइन हार्मोन्स की तरह भी फंक्शन करता है। हमारे बॉडी में कितना वाटर होना चाहिए, पर्सन्स को प्यास लगा है, वो किडनी ही रेगुलेट करता है। तो बहुत सारा मेजर फंक्शंस ये रेगुलेट करता है। मेनली लड़कों या फिर लड़कियों को ये बोलना चाहिए कि मैं तुमको किडनी जितना प्यार करता हूँ, किडनी से प्यार करता हूँ, ठीक। वो उनका मिसकंसेप्शन है भाई कि वो बोलते हैं मैं तुमको दिल से प्यार करता हूँ एंड ऑल दिस थिंग, ठीक। वो चीज़ गलत है अकॉर्डिंग टू मी, ये चीज़ गलत है। हमको बोलना चाहिए कि किडनी हमारा बहुत स्पेसिफिक रोल प्ले करता है, जिसके इसको प्रीडोमिनेंटली हम लोग को इसको देखना चाहिए, ठीक। इसको हमको सुपरफिशियली देखना चाहिए, इसको रखना पड़ेगा, हमको अपने दिल में रखना पड़ेगा इस किडनी को, ठीक। नेक्स्ट क्या होता है, 25 डाईहाइड्रोक्सी कॉलीकैल्सिफेरोल क्या होता है, ब्लड में जाने के बाद किडनी के पास जाता है, किडनी के पास जाता है। और किडनी में हमारा एक एंजाइम होता है अल्फा 1 हाइड्रोक्सिलेज, अल्फा 1 हाइड्रोक्सिलेज। और ये एंजाइम्स इस केमिकल के साथ बाइंड करता है और बनाता है हमारा 125 डाई, एक कार्बन नंबर 1 पे हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ गया और एक 25 पे, तो डाई 2 बन गया, तो 125 डाई हाइड्रोक्सी कॉलीकैल्सिफेरोल, ठीक। और ये एक्चुअल में डाई हाइड्रोक्सी कॉलीकैल्सिफेरोल जो होता है ये एक्टिव विटामिन डी का फॉर्म है, एक्टिव विटामिन डी का फॉर्म है। ये हमारा मेजर रोल प्ले करता है विटामिन डी का। कौन बनाता है, किडनी। मेटाबॉलिक फंक्शंस किसका था, किडनी का था, ठीक। तो हमारा विटामिन डी कहाँ से मिला भाई, ये किडनी नहीं होता तो विटामिन डी नहीं मिलता। अगर विटामिन डी नहीं मिलता तो हमारा बोन्स, टीथ, ठीक, ब्लड का क्लॉटिंग, ये सारा प्रोसेस खत्म था, नहीं था। किडनी हमारा राजा है, राजा, ठीक। अब क्या होता है कि ये विटामिन डी क्या होता है जो, वो क्या करता है कि हमारा यहाँ पर जाता है, ये हमारा छोटी आंत मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये हमारा क्या है म्यूकोजल सेल, म्यूकोजल सेल। इस म्यूकोजल सेल के पास एक रिसेप्टर होता है, वहाँ पर विटामिन डी बाइंड करता है, ठीक। और विटामिन डी बाइंड करने के बाद यहाँ इस न्यूक्लियस से एक प्रोटीन रिलीज कराता है, कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन। अब क्या करता है विटामिन डी, विटामिन डी गया हमारा इंटेस्टाइन के म्यूकोजल सेल में, वहाँ से कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन वहाँ के सेल के न्यूक्लियस में गया और कुछ
प्रोसेस कराया और वहाँ से क्या सेक्रेट कराया, कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन। और ये कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन क्या करता है, जो भी हम कैल्शियम हम खाए हैं हमारा इंटेस्टाइन में, उसके साथ बाइंड करके वो हमारा ब्लड सर्कुलेशन में लाता है, ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है। और मेनली क्या होता है कि जब ब्लड में कैल्शियम लेवल कम होता है तो पाराथायराइड हार्मोन जो थायराइड ग्लैंड से, पाराथायराइड ग्लैंड क्या करता है कि वो पाराथायराइड हार्मोन को सिक्रीट करता है। और पाराथायराइड हार्मोन सिक्रीट करता है तो फिर क्या होता है, कैल्शियम क्या करता है, रीएब्जॉर्प्शन कराता है, ब्लड में कैल्शियम लेवल बढ़ता है। मतलब जब ब्लड में कैल्शियम लेवल कम होता है तो बेसिकली ये प्रोसेस स्टार्ट होता है। और मेन रोल इसका किडनी का है, किडनी नहीं होता तो नहीं होता। फिर यहाँ से एब्जॉर्प्शन हुआ, फिर वो ब्लड में गया तो इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम देखने को मिला। ठीक, नेक्स्ट क्या देखने को मिला कि हमारा क्या था, कैल्शियम लेवल मेंटेन हो गया है हमारा बॉडी में। किडनी का ये कुछ मेजर्स फंक्शंस होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे कि यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है। कुछ मेनली क्या होता है, कुछ प्रोसेस, 3 प्रोसेस होता है, सारा बुक्स में आप लोग देखे होंगे। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जहाँ पर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, फिर ट्यूबुलर सिक्रेशंस, ट्यूबुलर एब्जॉर्प्शंस। ठीक, ये कुछ प्रोसेस होते हैं जिसके थ्रू यूरिन का फॉर्मेशन होता है। तो नेक्स्ट ये प्रोसेस हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, अलविदा, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ओके, एंड लाइक्स एंड शेयर। उन दोस्तों के पास भेजिए जो बेसिकली उनका रीनल सिस्टम फिजियोलॉजी नहीं पढ़े हैं और इंटरेस्टेड हैं जानने के लिए, तो प्लीज़ शेयर इट। थैंक यू।